वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। इस चैनल पर हम इंग्लिश को हिंदी के माध्यम से आसान बनाने की कोशिश करते हैं और उसी दिशा में आज हम एक अनसीन पैसेज की हिंदी एक्सप्लेनेशन समझने वाले हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश रीडिंग और राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अनसीन पैसेजेस को पढ़ना और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना सबसे अच्छा तरीका है इंग्लिश इम्प्रूव करने का। आज का पैसेज पढ़ने के बाद बहुत से लोग अपने आप को इस पैसेज से रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इस पैसेज में राइटर बता रहे हैं हाउ डू यू फील आफ्टर रीडिंग पोइट्री। पोइट्री बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड लगती है। पोइट्री पढ़ने के बाद शायद आपका कुछ ऐसा रिएक्शन भी हो सकता है। चलिए बिना देर के हम अपना अनसीन पैसेज शुरू करते हैं। एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट स्टडीइंग पोइट्री कैन बी अ रोलर कोस्टर राइड। एक हाई स्कूल स्टूडेंट यानी कि 9वीं से 12वीं तक के बच्चे के लिए पोइट्री पढ़ना एक रोलर कोस्टर राइड हो सकता है। रोलर कोस्टर राइड वो होती है जिसमें कि बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बहुत डरावना, कभी मजेदार। तो यहाँ पर पोइट्री को एक रोलर कोस्टर राइड से कंपेयर किया गया है। ये हमारा, अगर आप फिगरेटिव लैंग्वेज को देखें तो ये मेटाफर का बहुत अच्छा इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। This journey is punctuated by moments of profound appreciation for simpler pieces and intermittent frustration with more complex works. अब ये जो जर्नी है, कौन सी जर्नी? पोएम को समझने की जो यात्रा है। इसमें किस तरीके की पंक्चुएशंस आ सकती हैं, मतलब किस तरीके के स्टॉपेजेस आ सकते हैं। ऐसी मोमेंट्स आ सकती हैं जहां पर आपको उस पोइट्री के लिए बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन हो, आप तारीफ से भरे हुए हैं सिंपल पीसेस के लिए भी, कि पोएट ने कितनी अच्छी भाषा का इस्तेमाल किया है। या फिर इंटरमिटेंट फ्रस्ट्रेशन भी आपको हो सकती है। मतलब इंटरमिटेंट का मतलब होता है थोड़ा रुक रुक कर आपको एक फ्रस्ट्रेशन होगी कि ये क्या लिखा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ। लेट्स बी रियल हियर, सम पोएम्स आर जस्ट प्लेन कंफ्यूजिंग and no amount of rereading seems to help decipher the intended meaning. इसको दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, सिंपल भाषा में कह रहे हैं कि कुछ पोएम्स जो होती हैं बिल्कुल ही कंफ्यूजिंग होती है और कितना ही आप उसको रीरीड कर लें, दोबारा पढ़ लें, उससे कोई फायदा नहीं होता। ऐसा लगता है कि रीरीडिंग उसके अंदर छुपे हुए मीनिंग को हमें बाहर निकालने में कोई मदद नहीं कर रही है। The puzzlement that results from such instances can be both vexing and demotivating. अब ये पोएम को पढ़ने के बाद जो पजलमेंट हुई है, पजलमेंट कब हुई है? जब आपको पोएम समझ में नहीं आ रही। तो क्या हो सकता है? ये आपको बहुत ही पीड़ा देने वाली हो सकती है, वेक्सिंग बहुत ही दुख पहुंचाने वाली, या डीमोटिवेटिंग, ये आपको डीमोटिवेट कर दे। मतलब आप ये सोचोगे कि छोड़ो, मुझे नहीं पढ़ना इसको, आप हार कर उस काम को छोड़ दोगे, तो आप डीमोटिवेट हो गए। If solving a riddle is what was intended, then playing Sudoku is a better option. अब यहाँ पर पोएट ये कह रहे हैं कि अगर पोएम को लिखने का मकसद ये था कि रीडर को वो एक पहेली की तरह लगे और पहेली सॉल्व करना ही असली मकसद था, तो इससे अच्छा तो हम सुडोकू खेल लें। एक तरीके का सरकाज़्म है। One is led to ponder if obscurity was the goal. One यानी कि जो रीडर है, वो रीडर ये सोचने पर मजबूर हो जाता है। पॉन्डर मतलब सोचते रहना। वो सोच रहा है क्या पोइट का असली मकसद मुझे गुमराह करना ही था? Conversely, some pieces resonate with the reader's soul, stirring feelings of warmth, happiness and connection to the world. अब इसके ऑपोजिट यानी कि जो हमने अभी पहले बोला था कि ये एक रोलर कोस्टर राइड है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसके विपरीत, इसके विपरीत कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो आपकी आत्मा के साथ मेल खाती हैं, आपके अंदर वार्मथ, हैप्पीनेस की फीलिंग पैदा करती हैं और दुनिया के साथ एक जुड़ाव पैदा करती हैं। Often these compositions center on themes that are universally understood, such as love, nature और faith. अब ये जो कॉम्पोजिशन है जो आपको समझ आ गए हैं, ये कैसी थीम पर बेस होते हैं? यूनिवर्सली अंडरस्टूड, मतलब पूरे यूनिवर्स में सभी लोग इनको समझ सकते हैं, जैसे कि प्यार, नेचर, विश्वास, दोस्ती, इन सबको एक आम इंसान आसानी से समझ सकता है। Being able actually to understand what the poet is trying to say can feel like a little victory and is a welcome relief after grappling with more perplexing poetry. जब आपको पोएम समझ में आ गई है तो आपको ऐसा लगता है कि अरे वाह, मैं तो एक जीत हासिल कर ली है, मैंने किला फतेह कर लिया है। और आपको बड़ी ही शांति मिलती है कि इतनी परप्लेक्सिंग, इतनी कंफ्यूजिंग पोएट्री को जब आपने उसके कोड को डिसाइफर कर लिया है, उसको समझ लिया है, तो आपको लगता है कि मैं विजयी हो गया। Then there are poems that are emotionally charged, the ones that make the reader curl up in a ball and cry or jump up and down with joy. और इसके अलावा कुछ ऐसी पोएम्स भी होती हैं जो इमोशनली चार्ज होती हैं, मतलब जिनको पढ़कर आप
रो दोगे, हंसोगे, जैसे ज्यादातर माता पिता के ऊपर कविताएं, बहन भाइयों के ऊपर, तो उन्हें पढ़कर इंसान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो उसी चीज को बताने के लिए कह रहे हैं, द वंस दैट मेक द रीडर कर्ल अप इन अ बॉल एंड क्राई और जंप अप एंड डाउन विद जॉय। ऐसा कर्ल अप इन अ बॉल, इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब आप कोई इमोशनल मूवी देख रहे होते हैं या कोई ऐसा इमोशनल पीस ऑफ राइटिंग आप पढ़ रहे होते हैं, तो आप अपनी नीज को चेस्ट तक लाकर और अपने आप को बहुत छोटा बना लेते हैं, जैसे कि आप कर्ल हो गए, आप ऐसे गोल गोल हो गए और आप रो रहे हैं। या आपने कुछ बहुत अच्छा पढ़ लिया तो यू जंप अप एंड डाउन विद जॉय, आप खुशी से कूदते हैं, चिल्लाते हैं। One is left in awe of the poet's ability to convey emotion through words. ऐसी स्थिति में पढ़ने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि कवि ने कितने सुंदर शब्दों का उपयोग करके अपने भावों को यहाँ पर व्यक्त किया है। Let's not forget the downright weird poems. लेकिन यहाँ पर हमें जो weird, बहुत ही अजीबो-गरीब सी poems होती हैं, जिनको सीधा-सीधा आप कहते हो ये बड़ी अजीब है, उनको नहीं भूलना चाहिए। These are the ones that defy categorization and leave the reader to their own devices in attempting to interpret meaning. और ये जो होती हैं, इनको आप किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते और ये आपको अपने डिवाइसेस पे मीनिंग ढूंढने के लिए छोड़ देती हैं। 2 लाइन पढ़ोगे, उसमें 4 आपको ऐसे शब्द आ गए जिनका मीनिंग आपको पता नहीं है, आप गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे, कभी आप प्रोनाउंसिएशन ढूंढ रहे हैं, कभी आप उसका मीनिंग ढूंढ रहे हैं, तो उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड वो यहाँ पर वियर्ड पोएम कह रहे हैं। The author's use of figurative language and unconventional imagery can create a sense of bewilderment that is either intriguing or off-putting. अब ऑथर ने जो फिगरेटिव लैंग्वेज यूज की है, जैसे कि हिंदी में अलंकार होते हैं जो भाषा को सुंदर बनाते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस होते हैं जो भाषा को सुंदर बनाते हैं, जैसे कि सिमिली, मेटाफर, आयरनी, पर्सोनिफिकेशन और बाकी सब। तो जब ऑथर ने कोई फिगरेटिव लैंग्वेज यूज की है, वहां पर उसका सीधा सीधा लिटरल मीनिंग हमें नहीं पता लग पाता और जिस चीज को वो टारगेट कर रहे हैं, जिस बात को, वो पढ़ने वाले को समझ नहीं आती है। उसके साथ साथ अगर वो एक अनकन्वेंशनल इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं, एक ऐसा सीन आपके सामने क्रिएट कर रहे हैं जिसको आप नहीं जानते हैं, तो आप एक बिविल्डरमेंट यानी कि कंफ्यूजन की स्टेट में पहुंच जाते हैं। और वो कंफ्यूजन की स्टेट या तो ऐसी होती है कि आप उसको खोद खोद के उसका मीनिंग निकालेंगे ही, इंट्रिग्विंग, आप ऐसे लग जाएंगे कि मुझे इसको समझना ही है, या फिर ऑफ पुटिंग, या आप उसको बंद करके छोड़ देंगे कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। रिगार्डलेस, द रीडर कैन अप्रिशिएट द यूनिकनेस ऑफ द वर्क। इस सब के बावजूद भी रीडर जो है वो उस काम की यूनिकनेस की सराहना कर सकता है। Despite the wide range of emotions and reactions that come with studying poetry, it can be a rewarding pursuit. अब इतने सारे जो उसमें इमोशंस छुपे हुए हैं, रिएक्शंस छुपे हुए हैं, उसके बावजूद ये एक रिवॉर्डिंग परस्यूट हो सकता है। मतलब उससे आपको कुछ ना कुछ फायदा मिल सकता है। जो आप परस्यूट कर रहे हैं, जो आप उस पोइट्री के पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे इसको समझना है, उससे आपको फायदा हो सकता है। इट कैन बी रिवॉर्डिंग। Not only does reading poetry allow one to appreciate the artistic beauty of the written word, but also enables one to develop crucial critical thinking and analytical skill. अब पढ़ने से क्या फायदा होगा? एक तो आपको शब्दों की जो सुंदरता है उसके बारे में पता लगेगा, आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि रीडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे आपको दुनिया भर का ज्ञान हासिल हो सकता है। और दूसरा, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल इंप्रूव होगी। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है बातों को गहराई से समझना, और एनालिटिकल स्किल कि शब्दों के पीछे जो राज छुपा हुआ है, जो बातें छुपी हुई हैं, जो मीनिंग छुपा हुआ है, उनको समझने की कोशिश करना, एनालाइज करना। The process of unlocking a poem's meaning can feel like cracking a code or solving a puzzle, but the sense of accomplishment derived from mastering a challenging piece can be deeply gratifying. अब ये जो प्रोसेस है जहां पर उस पोएम का मीनिंग को आप अनलॉक कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे आपने कोई कोड क्रैक किया है या किसी पजल को सॉल्व कर दिया। लेकिन उसके बाद जो आपको फीलिंग होती है, सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट, कुछ हासिल करने की जो खुशी होती है उस चैलेंजिंग पीस को समझने के बाद, इट कैन बी डीपली ग्रेटिफाइंग, वो बहुत ज्यादा संतुष्टिदायक हो सकता है। फाइनली, impressing an English teacher with a well analyzed poem can be a source of pride and validation. और अंत में वो कह रहे हैं कि एक इंग्लिश टीचर को अगर इम्प्रेस करना है तो एक वेल एनालाइज्ड पोएम, एक अच्छे तरीके से समझी हुई जो पोएम है, वो आपको गर्व की अनुभूति करा सकती है।
तो इसलिए तो प्रोज यानी कि जो हमारे सिंपल पैराग्राफ्स होते हैं उनको समझना इजी है एज कंपेयर टू अंडरस्टैंडिंग पोइट्री। तो अगर पोइट्री को आपको समझना है, आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करनी होगी। ओवरऑल स्टडिंग पोइट्री इज लाइक अ बॉक्स ऑफ मिक्स्ड चॉकलेट्स। पोइट्री को पढ़ना कैसा है? इट इज लाइक अ बॉक्स ऑफ मिक्स्ड चॉकलेट्स। जैसे कि एक बॉक्स के अंदर तरह तरह की चॉकलेट्स हैं। यहाँ पर सिमिली का इस्तेमाल किया गया है। स्टडिंग पोइट्री इज लाइक अ बॉक्स ऑफ मिक्स्ड चॉकलेट्स। जब एज लाइक का यूज होता है तो वो सिमिली होता है, नहीं तो वो मेटाफर होता है। हम अपने चैनल पर भी कुछ क्विज ऐसी डालते रहते हैं और हमने अपनी वेबसाइट essayshout.com पर भी कुछ इस टाइप की वर्कशीट डाली है जिससे आप सिमिली और मेटाफर को डिफरेंशिएट करना सीख सकते हैं। So stay tuned for the next quiz. But whether it is complex, emotional, you never know what you are going to get. तो वो एक मिक्स चॉकलेट का बॉक्स है और आप नहीं जानते कि आपको क्या मिलने वाला है। But whether it is complex, emotional, simple, or just downright weird, there is always something to be gained from experience. अब चाहे वो एक कॉम्प्लेक्स यानी कि मुश्किल पोएम है, एक इमोशनल भावुक पोएम है, सिंपल है, बिल्कुल आसानी से समझ आ रही है, या फिर आप सीधा सीधा कहें कि बिल्कुल बकवास पोएम थी, चाहे कुछ भी हो, उसको पढ़ने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो मिलने ही वाला है। सो लेट अस अपलॉड ऑल द पोएट्स आउट देयर फॉर मेकिंग अस लाफ, क्राई, स्क्रैच आवर हेड्स एंड ओकेजनली फील लाइक अ जीनियस। तो चलिए उन सभी कवियों के लिए मिलकर ताली बजाते हैं जिन्होंने हमें हंसाया, रुलाया या सिर खुजाने पर मजबूर कर दिया, स्क्रैच आवर हेड्स, क्योंकि हमें समझ नहीं आया, एंड ओकेजनली फील लाइक अ जीनियस, और कई बार 2-3 बार पढ़ने के बाद समझ आ गया तो हमने सोचा अरे वाह, सबसे बड़ा धुरंधर तो मैं ही हूँ, मुझे सब समझ आ गया है। अब देखिए, जो लोग इस चैनल पर आए थे सिर्फ अनसीन पैसेज की रीडिंग करने और उसको समझने के लिए, उनके लिए वीडियो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब जो हमारे क्लास 9th 10th 11th या 12th के बच्चे हैं, या अगर छोटे बच्चे भी जो अनसीन पैसेजेस के क्वेश्चंस को आंसर करने की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उनके लिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। Which of the following statements best describes the author's attitude towards studying poetry? नीचे दी गई स्टेटमेंट में से आपको ये बताना है कि पोइट्री के प्रति ऑथर के एटीट्यूड को कौन सी स्टेटमेंट सबसे बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब करती है। फाइंड्स पोइट्री टू बी अ फ्रस्ट्रेटिंग एंड मीनिंगलेस एंडेवियर। क्या वो ये कह रहे हैं ये एक मीनिंगलेस एंडेवियर है, इसका कोई फायदा नहीं होना है, ये एक व्यर्थ प्रयास है, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने बार बार कहा है कि इससे आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है। He believes that the emotional roller coaster of studying a poetry is not worth the effort. ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा कि इन प्रयासों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये उसके वर्थ नहीं है। Recognizes the challenges of studying poetry but also acknowledges the rewards it offers. वो ये कहते हैं कि पोइट्री को समझने में बहुत से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन साथ के साथ ये भी स्वीकार करते हैं कि पोइट्री पढ़ने के बाद आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड तो जरूर मिलने वाला है। डी पार्ट कहता है feels that poetry is too obscure and abstract for the average person to appreciate. वो ये कह रहे हैं कि पोइट्री जो होती है बहुत ही गुमराह करने वाली और बहुत ही टेढ़ी बेढ़ी होती है कि एवरेज इंसान उसको पढ़कर उसकी प्रशंसा नहीं कर सकता। तो इन चारों ही ऑप्शंस में से हमें ऐसा लगता है कि राइटर के एटीट्यूड को सी ऑप्शन बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टोन ऑफ द राइटर इन द गिवन लाइंस फ्रॉम पैराग्राफ 1? पैराग्राफ 1 में ये लाइंस दी गई थी, रैशनलाइज योर रिस्पॉन्स इन अबाउट 40 वर्ड्स। 40 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। देखिए, अब की बार आपके पेपर में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे, आपको मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। एमसीक्यू भी आ सकता है, आपको क्विज सॉर्ट ऑफ भी आ सकता है, और आपसे पूरा का पूरा सब्जेक्टिव आंसर भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं इफ सॉल्विंग अ रिडल इज व्हाट वाज इंटेंडेड देन प्लेइंग सुडोकू इज अ बेटर ऑप्शन। आपसे पूछा जा रहा है कि जब राइटर इन लाइनों को बोल रहे हैं तो उनकी टोन कैसी है, और जो भी आप जवाब देंगे उसको रैशनलाइज कीजिए, मतलब आपको उसके लिए तर्क भी देने हैं कम से कम 40 शब्दों में। तो यहाँ पर राइटर की टोन जो है वो क्रिटिकल या स्केप्टिकल है। स्केप्टिकल का मतलब होता है किसी चीज पर संशय करना, उस पर डाउट करना। वो उस पोइट्री के बारे में डाउट कर रहे हैं कि क्या इसका असली मकसद हमें गुमराह करना या कंफ्यूज करना ही था। अब इसके लिए हम रैशनलाइजेशन अपना नीचे लिखेंगे। He compares comprehending a poem to being even tougher than solving a sudoku. वो ये कह रहे हैं कि पोएम को समझना जो है वो सुडोकू सॉल्व करने से भी ज्यादा टफ है। Through the second part of the line, the writer hints that the poems are intentionally written in a complex way to confuse the reader. जो सेकंड वाली लाइन है वो कह रहे हैं one is led to ponder if obscurity was the goal. तो इस लाइन से राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि जानबूझकर इंटेंशनली पोएम्स को इस मुश्किल वे में लिखा जाता है कि रीडर कंफ्यूज हो जाए। थर्ड क्वेश्चन कहता है कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली।
The author's use of vivid imagery in paragraph 3, such as curl up in a ball and cry and jump up and down with joy, greatly affects the reader because राइटर ने जब इन शब्दों का इस्तेमाल किया तो वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके की लाइनें जो हैं वो रीडर को ज्यादा प्रभावित करती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे सामने एक विजुअल इफेक्ट बना देती है जिसे हम अपने दिमाग से, अपनी खुली आंखों से भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कर्ल अप इन अ बॉल, मैंने आपको ऐसा सीन की तरह समझाया कि आप सोफे पर बैठे हुए हैं, आपने अपने पैर अपनी चेस्ट तक ले आए और उसके बाद आप दुख में या इमोशंस में बह गए और फिर जंपिंग अप एंड डाउन विद जॉय। तो यहाँ पर इस लाइन को बेहतर तरीके से क्यों समझा जा रहा है? क्योंकि इट क्रिएट्स अ विजुअल इफेक्ट दैट कैन बी इजीली इमेजिन्ड बाय द रीडर एंड इन द राइट मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी। फोर्थ क्वेश्चन, the passage includes some words that are opposites of each other from the sets A to E। 5 हमें सेट दिए गए हैं और इनमें एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर दो ऐसे सेट आइडेंटिफाई करने हैं जिनमें एंटोनिम्स हैं। सिनोनिम्स होते हैं जिसमें कि सिमिलर शब्द हैं जैसे कि पर्यायवाची, और एंटोनिम्स होते हैं विलोम शब्द यानी कि एक दूसरे के उल्टे। तो इंट्रिग्विंग एंड ऑफ पुटिंग, क्योंकि इंट्रिग्विंग का मतलब होता है किसी चीज के अंदर घुस जाना, उसको और ज्यादा समझने की कोशिश करना, और ऑफ पुटिंग का मतलब होता है उसको छोड़ देना। तो ये एंटोनिम है। डिसाइफरिंग एंड इंटरप्रेटिंग, डिसाइफरिंग का मतलब होता है किसी कोड को समझने की कोशिश करना, इंटरप्रेट भी कहीं ना कहीं उससे ही मिलता जुलता है कि उसको समझने की कोशिश करना। एप्रिशिएट एंड अपलॉड, एप्रिशिएट किसी की तारीफ करना, अपलॉड उसके लिए ताली बजाना। तो ये ऑपोजिट नहीं है। सिंपल एंड चैलेंजिंग, ये सिंपल है या फिर ये चैलेंजिंग है। ये मैथ्स की जो मैथ्स का क्वेश्चन था ये बड़ा ही सिंपल था या फिर चैलेंजिंग था। तो ये एंटोनिम्स हैं। तो हमारा सही जवाब हो गया ए और डी। इमोशंस एंड फीलिंग्स तो सेम ही है। फिफ्थ क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। जो हमें सेंटेंस दिया गया है उसमें ब्लैंक आ रहा है लास्ट में, उसको हमें कंप्लीट करना है। We can say that the author's tone becomes more neutral and objective when discussing weird poems compared to other types of poetry। जब ऑथर ने weird poems के बारे में बात करी थी कि straight forward कुछ weird poems भी होती हैं जिसको आप बिल्कुल ही समझ नहीं पाते हैं, तब उसके बारे में उनका रवैया थोड़ा न्यूट्रल ही था। मतलब उन्होंने बहुत ज्यादा उसको क्रिटिसाइज नहीं किया। ऐसा हमें क्यों लग रहा है? क्योंकि ऑथर ने ये कहा था कि कुछ पोएम्स जो होती हैं they put you in a state of bewilderment due to the use of unconventional use of imagery and figure of speech। लेकिन बाद में उन्होंने कहा था कि the reader can appreciate their uniqueness, कि रीडर को उनकी यूनिकनेस की तारीफ करनी चाहिए। तो उन्होंने ज्यादा उसकी बुराई नहीं की, इसलिए हम कह रहे हैं कि उनका जो नेचर था वहां पर, उनकी जो टोन थी वो थोड़ी न्यूट्रल थी। Sixth question, based on the reading of the passage, examine in about 40 words how studying poetry can be like exploring a new city। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि पोइट्री समझना एक नई सिटी को ढूंढने जैसा है? आप किसी भी नई सिटी में जाते हैं तब आप क्या करते हैं? आपके अंदर एक विलिंगनेस होती है, क्यूरियोसिटी होती है, अंदर एक जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा होती है कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, ये बिल्डिंग इस तरीके से क्यों बनाई गई है। आपके अंदर विलिंगनेस है उसके अंदर घुसने की, उसको समझने की, उनके आर्किटेक्चर स्टाइल को समझने की, उनके रोड्स इस तरीके से क्यों बने हुए हैं, वे किस तरीके का खाना खा रहे हैं। तो आप सिटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आपका इस तरीके का एटीट्यूड है जहां से आप नई नई चीजों को सीखना चाह रहे हैं। ओपन एंड रिसेप्टिव एटीट्यूड इसको बोला जाता है कि कुछ सीखने के लिए आप अपने आप को ओपन रख रहे हैं। तो ऐसा ही पोइट्री पढ़ते हुए भी होता है। तो इसका जवाब हम इस तरीके से लिखेंगे, देखते हैं। Just as exploring a new city requires an open mind and a sense of curiosity, studying poetry requires a willingness to engage with different styles and interpretations of the text and to approach the subject matter with an open and receptive mind। Poetry में जो figure of speech है उसको समझना पड़ता है, टेक्स्ट को किस इंटरप्रिटेशन के साथ लिखा गया उसको समझना पड़ता है। इसलिए हम पोएट्री को एक नई सिटी एक्सप्लोर करने के बराबर कंपेयर कर सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय हिना's एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग केस। एक केस हमें दे दिया है, केस स्टडी एक तरीके से करनी है और कह रहे हैं कि हिना के केस, इस हिना के बारे में चलो देखते हैं पहले। हिना spends hours trying to analyze a poem for her assignment and finally feels a sense of accomplishment and pride once she understands। कि हिना जो है वो घंटों लगा दिए उसने एक पोएम को समझने के लिए, उसे अपने असाइनमेंट के लिए एक पोएम समझनी थी, उसके क्वेश्चन आंसर्स करने थे, और फाइनली उसको क्या मिला? अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड प्राइड, गर्व की अनुभूति हुई उसे जब उसे वो समझ में आ गई। तो आप ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द मैसेज कन्वेड बाय हिना's एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग केस। ये जो केस था इसमें हिना की बात से
क्या मैसेज दिया जा रहा है? ऑप्शंस भी है हमारे पास। ऑप्शन ए कहता है ओनली दोज विद अ नेचुरल टैलेंट फॉर पोएट्री शुड एंगेज विद इट, कि सिर्फ नेचुरल टैलेंट जिनको नेचुरली पोएट्री समझ आती है उन्हें ही पढ़नी चाहिए। परसिस्टेंस मेक स्टडिंग पोएट्री अ रिवॉर्डिंग परस्यूट, परसिस्टेंस यानी कि लगातार उस काम को करते जाना, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो वो आपके लिए रिवॉर्डिंग हो सकता है, आपको समझ आ सकता है। स्टडिंग ऑफ पोएट्री इज गारंटीड टू इम्प्रेस अदर्स, अगर आप पोएट्री पढ़ोगे तो इस बात की गारंटी है कि आप दूसरों को बहुत ज्यादा इंप्रेस कर पाओगे। द एफर्ट्स ऑफ स्टडिंग पोएट्री आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिवॉर्ड्स गेन्ड, ये कह रहे हैं कि पोएट्री पढ़ना और उससे कुछ मिलना दोनों के दोनों इनवर्सली रिलेटेड हैं, मतलब आप उसमें कितने मर्जी प्रयास, जितने ज्यादा प्रयास लगाओगे उतना कम आपको गेन मिलेगा। तो बी ऑप्शन जो है हमारा इसके साथ बिल्कुल सही जाता है। एथ क्वेश्चन कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग लाइंस डिस्प्ले एन एग्जांपल ऑफ अ सिंपल कॉम्प्लेक्स इमोशनली चार्ज्ड डाउनराइट वियर्ड पोएम। चार लाइनें हमें दी गई हैं, एक तरीके से एक कविता दी गई है और ये पूछ रहे हैं कि इस कविता को आप क्या कहेंगे, सिंपल कॉम्प्लेक्स इमोशनली चार्ज। तो कविता कहती है सन राइजेस इन द ईस्ट, अ न्यू डे बिगिंस, अ फ्रेश स्टार्ट, बर्ड्स चिर्प, नेचर वेक्स अप, अ पीसफुल फीलिंग इन माई हार्ट। सूरज उदय हो रहा है ईस्ट में, एक नए दिन की शुरुआत हो रही है, एक फ्रेश शुरुआत हो रही है, बर्ड्स की चिरपिंग हो रही है, नेचर जाग रही है, अ पीसफुल फीलिंग इन माई हार्ट, और मेरे दिल में एक पीसफुल फीलिंग हो रही है, शांति वाली फीलिंग है। तो ये एक सिंपल पोइट्री है। अगर कोई आपसे पूछता है कि ये सिंपल क्यों है, आप इसको सिंपल क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दिस वर्स इज सिंपल। वर्स क्या होता है, जो पोएम की लाइनें होती हैं उनको हम वर्स कहते हैं। दिस वर्स इज सिंपल इन टर्म्स ऑफ इट्स लैंग्वेज, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। इट डिस्क्राइब्स अ नेचुरल सीन ऑफ सनराइज विच इज इजी टू कॉम्प्रीहेंड, समझने में, विच इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड हैज अ पीसफुल इफेक्ट ऑन द रीडर, और रीडर के ऊपर एक पीसफुल इफेक्ट है, उसके इमोशंस को बहुत ज्यादा उकसाया नहीं जा रहा है, तो इसलिए ये एक सिंपल पोएम है।